2014 के बाद फिर से जो सबसे महत्वपूर्ण विषय मुसलमानों के लिए हो गया वह सुरक्षा थी कि वे जिंदा रहेंगे या नहीं। असम के मुख्यमंत्री जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत खुली हुई भाषा है कि हम ये करने जा रहे हैं मुसलमानों के साथ। ट्रिपल तलाक जिसको जेंडर जस्ट लॉ कहा गया वो दरअसल मुसलमान मर्द को क्रिमिनलाइज करने का कानून था। ये निर्मला सीतारमण का तर्क है कि चूंकि मुसलमानों के यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं इसका मतलब वो खुशहाल। तो मुसलमानों को मुसलमान होने के कारण कितने अवसर नहीं मिलते हैं और कितनी जगह वो नहीं पहुँच सकते हैं। कई तरीकों से मुसलमानों को कोने में ढकेला जा रहा था। इस रिपोर्ट को पर काम करने के लिए और ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह रिपोर्ट मुझे उम्मीद है कि एक चर्चा को जन्म देगी और वह चर्चा इस संदर्भ में है, इस परिप्रेक्ष्य में है कि पिछले 8 वर्षों से जब यह कहा जाता है कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है और भेदभाव अब बहुत हल्का शब्द हो गया है क्योंकि जो हो रहा है उसको वर्णित करने के लिए भेदभाव जैसा शब्द मजाक लगता है। एक हिंसा का माहौल है जिससे मुसलमान की रोज़ाना की ज़िंदगी गुजरती है। उसका जवाब सरकार की ओर से यह दिया जाता है कि भाई जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं का बराबर लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। और आप देखिए सरकारी योजनाओं को देखिए, आप आवास योजना को देखिए, आप बिजली को देखिए, आप उज्ज्वला को देखिए, आप बाकी देखिए और देखिए मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। यहाँ तक कि अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाहर जाकर कहा कि चूँकि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है इस पता चलता है मुसलमान खुशहाल हैं। तो मैं मैं पैदा हो रहा हूँ इसी से ये मालूम होना चाहिए कि मैं खुशहाल हूँ या बच्चे पैदा हो रहे हैं मेरे यहाँ, इससे ये पता चलता है कि खुशहाल हैं, वरना बच्चे ही कैसे पैदा होते। ये निर्मला सीतारमण का तर्क है कि चूँकि मुसलमानों के यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं इसका मतलब वो खुशहाल है। इस तर्क का क्या उत्तर दिया जाए, किसी भी सभ्य समाज में क्या उत्तर दिया जाए, यह कहना कठिन है। लेकिन यह रिपोर्ट सरकार के इस दावे की कलई खोलती है कि आप जिन्हें सरकारी योजनाएं कहते हैं उन सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को बराबर का हिस्सा मिल रहा है। सवाल बराबर का हिस्सा मिलने का नहीं था। जब सच्चर कमेटी नियुक्त की गई थी उसके पहले एक बहस चली थी। वो बहस ये थी कि मुसलमानों का भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज में, सामाजिक इसमें हिस्सेदारी क्या है। यह कहा जाता था कि मुसलमानों को दरअसल सिर्फ सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखा जाता है। यानी मुसलमान की बात होती है तो कब्रिस्तान, वक्फ बोर्ड, मस्जिद, इसकी बात होती है। तो मुसलमान एक विकास की इकाई है कि नहीं, डेवलपमेंटल इकाई है कि नहीं, यूनिट है कि नहीं, और उसको आप देखेंगे कैसे। यानी उसको बैंक का कर्जा कितना मिलता है, वो जिन इलाकों में रहता है वहाँ सड़कें कितनी बनती हैं, वहाँ सफाई कितनी होती है, वहाँ हम ये जो मदर डेयरी हैं या इस तरह की डेयरीज हैं उनके बूथ कितने हैं, इनकी जांच जब आप करेंगे तब आपको असली हालत का पता चलेगा। और तब आपको उस संरचनागत, जिसको आप स्ट्रक्चरल कहते हैं, उस स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच का पता चलेगा जो मुसलमान झेलते हैं रोज़। यानी और तब हमें ये पता चला कि ऐसे पूरे के पूरे इलाके हैं जो बैंकों के लिए रेड एरियाज़ हैं, यानी जहां वो न तो कर्जा देंगे न कुछ और करेंगे, और वो मुसलमान बहुल इलाके हैं। अलावा इसके कि मुसलमान बहुल इलाकों में, ये सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, दूसरी जगहों पर जो म्यूनिसिपल सुविधाएं हैं वो म्यूनिसिपल सुविधाएं नहीं के बराबर हैं और वो एक तरह से नीतिगत हैं। तो सच्चर कमेटी ने पहली बार एक सच्चाई उजागर कर दी कि मुसलमानों को लेकर जो पूरी चर्चा होती है, जो चर्चा सिर्फ उनकी सुरक्षा तक है, यानी उनको सुरक्षित कितना रखा जाए, तो उनका पूरा जीवन किस प्रकार विपन्न होता जा रहा है या
दरिद्र होता जा रहा है। और वे कैसे, अगर राष्ट्र एक बिरादरी है जिसमें सब एक साथ चलते हैं, सबको समान अवसर मिलते हैं, तो मुसलमानों को मुसलमान होने के कारण कितने अवसर नहीं मिलते हैं और कितनी जगह वो नहीं पहुंच सकते हैं। और यह शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या बैंक के कर्जे हों या मजदूरी का मामला हो या नौकरियों का मामला हो या दूसरे मामले हों, ये हों। उसके बाद कुंडू कमेटी आई, और लेकिन कुंडू कमेटी के बारे में जैसा कहा ही गया कि 2014 आ गया, और 2014 के बाद फिर से जो सबसे महत्वपूर्ण विषय मुसलमानों के लिए हो गया वह सुरक्षा थी, कि वे जिंदा रहेंगे या नहीं, वे निश्चिंतता के साथ कुछ कर सकेंगे या नहीं। लेकिन उसके समानांतर दूसरी चीज़ें चलती रहीं, जैसे आप मुसलमानों की भागीदारी कितना कम कर सकते हैं। तो आपने मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद कर दी, आपने मैट्रिकुलेशन के पहले की जो स्कॉलरशिप्स थी वो स्कॉलरशिप्स बंद कर दी, जो जिस वक्त वो स्कॉलरशिप थी उस वक्त उनका आवंटन नहीं किया। ये समय समय पर जो रिपोर्टें आ रही थी उन रिपोर्टों से बहुत साफ जाहिर था। इसका मतलब ये था कि कई तरीक़ों से मुसलमानों को कोने में ढकेला जा रहा था। और यही बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। और वो तरीक़े क्या हैं? एक तरीक़ा है नीति का, योजनाओं का। दूसरा तरीक़ा, जिन नीति और जिन योजनाओं की बात इसमें की गई है, सरकारी योजनाओं की, वह एक तरीक़ा है जहां आप उनको कोने में ढकेलते हैं, उनसे आप साधन लेते चले जाते हैं। सबसे हाल का उदाहरण आपने देखा होगा, कर्नाटक में जो 4% आरक्षण था वो खुले आम लिया गया और कहा गया हम उनसे ले रहे हैं, और वो ऐसे समुदायों को दिया गया जो काफ़ी लाभकारी स्थिति में, दूसरे फ़ायदेमंद हालत में, दूसरे मायनों में। तो ये बहुत खुला हुआ था, इसमें कुछ छिपा हुआ भी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत खुली हुई भाषा है कि हम ये करने जा रहे हैं मुसलमानों के साथ नीतिगत। तो एक तो नीति है, नीतियों के स्तर पर, सरकारी योजनाओं के स्तर पर। दूसरा है कानूनों के ज़रिए, और उसमें सिर्फ CAA नहीं है, उन कानूनों को देखने की ज़रूरत है जो मुसलमानों को कोने में ढकेल रहे हैं। CAA एक है जो नागरिकता से ही मुसलमान को बाहर करता है। दूसरा 3 तलाक कानून है, जो एक ही, अगर उसको अपराध कहा जाए, यानी एक मुसलमान मर्द बिना प्रक्रिया के औरत को छोड़े तो उसे 3 साल की सज़ा होगी, लेकिन एक हिंदू मर्द औरत को छोड़ दे तो उसके लिए तो कोई 3 साल की सज़ा मुकर्रर नहीं है। तो ट्रिपल तलाक, जिसको जेंडर जस्ट लॉ कहा गया, वो दरअसल मुसलमान मर्द को क्रिमिनलाइज करने का कानून था। उसी प्रकार जिसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन कानून कहा जाता है अलग अलग राज्यों में, जो सीधे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात करते हैं। ऐसे कानून जो मुसलमान पुरुष और मुसलमान और हिंदू औरत के आपसी रिश्ते को आपराधिक बना देते हैं। इस तरह के तमाम कानून। दूसरे, सड़क पर होने वाली हिंसा, वो बजरंग दल के द्वारा हो, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे इकाइयों के द्वारा हो, तो कानून, सड़क की हिंसा, नीति, योजना, और उसके बाद उनको लगातार बदनाम किया जाना। एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि उनके हाथ से साधन लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रचारित किए जा रहा है कि मुसलमान ज़मीन हड़पने का एक संगठित आंदोलन चला रहे हैं, मुसलमान हिंदू औरतों को हड़पने का संगठित आंदोलन चला रहे हैं। यह एक रोज़मर्रा 24 घंटे का मुसलमानों को बदनाम करने का अभियान, इतने तरीक़ों से उनको इस समाज के कोने में ढकेला जा रहा है। यह रिपोर्ट उसके एक हिस्से को उजागर करती है, और उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से एक दूसरी दिशा में चर्चा शुरू होगी और आगे भी आप लोग काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।